हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैक्सिमम तैयारी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छे से चल रही होगी। तो हम लोग मुख्य सेविका भर्ती के लिए प्रैक्टिस सेट लगा रहे हैं। तो आज मैंने अभी जो क्वेश्चन बचे हुए थे गर्भावस्था और गर्भावस्था की जटिलताएं से, तो उससे मैंने क्वेश्चन सभी लिए हैं। तो इसमें जो है हम लोग वही सॉल्व करेंगे। तो यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और यदि आपने पिछले वीडियोज़ नहीं देखे तो मुख्य सेविका भर्ती की प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस लेकर आए हैं मैंने, तो आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, वैक्यूम एक्सट्रैक्शन की तुलना में फोर्सेप्स डिलीवरी में किसका खतरा अधिक होता है? ए है चेहरे की सूक्ष्म चोट का, बी है सिफेली मेटोमा का, सी है रेटिना से रक्तस्राव का, डी है कपाल के भीतर रक्तस्राव का। तो किसका खतरा अधिक होता है वैक्यूम एक्सट्रैक्शन की तुलना में फोर्सेप्स डिलीवरी से? तो किसका खतरा अधिक होता है? तो चेहरे की सूक्ष्म चोट का। ठीक है, किसका अधिक होता है? वैक्यूम एक्सट्रैक्शन। एक तो ये औजार होती है एक, और एक ये इंस्ट्रूमेंट होता है। ठीक है, फोर्सेप्स डिलीवरी, इसकी तुलना में वैक्यूम वाले की तुलना में फोर्सेप्स डिलीवरी से खतरा अधिक होता है। ठीक है, तो चेहरे की सूक्ष्म चोट का। ठीक है, आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, इसमें से आसन्न प्रसव के संकेत हैं। ए है लाइटनिंग, बी है क्विकनिंग, सी है ब्रैक्सटन हिक्स कॉन्ट्रैक्शन, डी है टाइटनिंग। तो किसका आसन्न प्रसव का इसमें से कौन सा संकेत है? आंसर क्या हो जाएगा? लाइटनिंग। क्या होता है? लाइटनिंग होता है। ठीक है, क्विकनिंग क्या होता है? बच्चे की जो है गर्भावस्था में बच्चे की जो है हलचल को सुनती है माँ, तो उसे क्विकनिंग कहलाता है। ठीक है, क्विकनिंग। ठीक है, आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, तो आप लोग कल कह रहे थे कि हम काफ़ी फास्ट चलते हैं, तो आज हम कोशिश करेंगे कि धीरे धीरे चलें। ठीक है, आप लोग आंसर कर लिया करें। थर्ड है, गर्भावस्था में पॉलीहाइड्रोमनियोस का, ठीक है, ये अलग होगा। ठीक है, पॉलीहाइड्रोमनियोस का प्रभाव है। ए है गर्भनाल को आगे की ओर बढ़ाओ, बी है माल प्रेजेंटेशन, सी है प्रसव के बाद रक्तस्राव, डी है सभी। तो गर्भावस्था में पॉलीहाइड्रोमनियोस का प्रभाव क्या होता है? तो क्या होता है? सभी होता है। आंसर क्या हो जाएगा? सभी होता है। पॉलीहाइड्रोमनियोस क्या होता है? तो चूंकि बच्चा क्या होता है? एमनियोटिक द्रव में रहता है। ठीक है, एमनियोटिक, बच्चे की भ्रूण के चारों तरफ क्या एमनियोटिक द्रव पाया जाता है। ठीक है, एमनियोटिक द्रव की मात्रा को बढ़ने को ही क्या कहते हैं? पॉलीहाइड्रोमनिया कहते हैं। ठीक है, पॉलीहाइड्रोमनियास कहते हैं। ठीक है, लेकिन एमनियोटिक द्रव की मात्रा यदि 100 ml से क्या होती है? कम हो जाती है। 100 ml से कम हो जाती है एमनियोटिक द्रव की मात्रा, तो इस स्थिति को क्या कहते हैं? ओलिडोहाइड्रोमनियास कहते हैं। क्या कहते हैं? हाइड्रोमनियास कहते हैं। ठीक है, हाइड्रोमनियास कहते हैं। ठीक है, ओलिडोहाइड्रोमनियास कहते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे पॉलीहाइड्रोमनियास है, तो इसमें क्या होता है कि एमनियोटिक द्रव की जो है मात्रा बढ़ती है। ठीक है, और इसमें क्या होता है? ओलिडोहाइड्रोमनियास में क्या होता है कि 100 ml से भी मात्रा यदि एमनियोटिक द्रव की कम हो जाती है, तो वो स्थिति क्या होती है? ओलिडोहाइड्रोमनियास कहलाती है। ठीक है, और जो एमनियोटिक द्रव होता है वो 33 सप्ताह तक लगातार बढ़ता है। ठीक है, 33 सप्ताह तक लगातार बढ़ता है एमनियोटिक द्रव की मात्रा। ठीक है, आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फोर्थ है, गर्भ के 8वें माह में लेटरल फोर्निसेज में बढ़ा हुआ पल्सेशन क्या बताता है? ए है हेंगल लक्षण को, बी है जैकमीर लक्षण को, सी है गुडेल लक्षण को, डी है ओसियंडर लक्षण को। तो आंसर करिए आप लोग जल्दी से। तो 8वें माह में लेटरल फोर्निसेज में बढ़ा हुआ पल्सेशन क्या बताता है? आंसर क्या हो जाएगा? ओसियंडर लक्षण को। क्या हो जाएगा? डी, ओसियंडर लक्षण को। ठीक है, जैकमेर लक्षण क्या होता है? जैकमेर लक्षण में क्या होता है? यहाँ पे जैकमेर लक्षण में क्या, म्यूकोसा का रंग क्या होता है? नीला हो जाता है। ठीक है, इसमें क्या होता है? म्यूकोसा का रंग नीला होता है, तो जो होता है तो उसे हम लोग जैकमेर लक्षण कहते हैं। वो किसको दर्शाता है? म्यूकोसा का रंग नीला होना किसको दर्शाता है? जैकमेर लक्षण को। ठीक है, गुडेल से लक्षण क्या होता है? इसमें क्या होता है? गर्भावस्था के दौरान सर्विक्स क्या होती है? मुलायम हो जाती है। ठीक है, वो गुडेल से लक्षण को दर्शाता है। ठीक है, गर्भावस्था के दौरान सर्विक्स का मुलायम होना, ये गुडेल लक्षण होता है। ठीक है, मुलायम होना गुडेल लक्षण को दर्शाता है। ठीक है, तो ये हो गया जैकमेर लक्षण, गुडेल लक्षण, ओसियंडर लक्षण। ठीक है, तो दोनों आप लोग तीनों याद रखिएगा। 8वें माह में लेटरल फोर्निसेज में बढ़ा हुआ पल्सेशन क्या होता है? ओसियंडर लक्षण होता है। ठीक है, बढ़ा हुआ फोर्निसेज में बढ़ा हुआ पल्सेशन ओसियंडर होगा, और म्यूकोसा का रंग नीला जैकमेर होगा, और सर्विक्स का मुलायम होना गुडेल चिन्ह होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फोर्थ देखते हैं, गर्भ के 8वें माह में, ये तो वही वाला है, तो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, ये भी 4 था ना? हाँ 4 ही है।
5 है क्वेश्चन नंबर, गर्भपात के प्रकार की पहचान करें जिसमें परिवर्तन उस स्थिति में प्रगति करते हैं जहां से गर्भावस्था की निरंतरता असंभव हो जाती है। ए है विफल गर्भपात, बी है पूर्ण गर्भपात, सी है संभावित गर्भपात, डी है अपरिहार्य गर्भपात। तो कौन सा ये गर्भपात का जो है पहचान है जिसमें क्या होता है, निरंतरता, गर्भावस्था की निरंतरता को असंभव रहता है, मतलब गर्भावस्था नहीं बनाए रखा जा सकता है, ठीक है, उसको बचाना असंभव होता है। तो कौन सा होता है, अपरिहार्य या अनिवार्य गर्भपात, ठीक है, अपरिहार्य या अनिवार्य होता है, ठीक है, इनएविटेबल होता है, ठीक है। संभावित या थ्रेटेंड हम लोग ने कल बात किया था जिसमें हम लोग गर्भावस्था को बचा सकते हैं, ठीक है, जिसमें गर्भावस्था को यदि सावधानी बरता जाए गर्भपात को बचाया जा सकता है उसमें, ठीक है। तो ये क्या होता है, गर्भपात नहीं होने दिया जा सकता, तो ये संभावित या थ्रेटेंड होता है, इसमें बचाया जा सकता है, ठीक है, बचाया जा सकता है। तो पढ़ा था हम लोगों ने। तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर, और कितने प्रकार की होते हैं गर्भपात के, कितने प्रकार है, तो आप लोग आंसर करिएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 6 है प्रसव की कितनी अवस्थाएं, ए है 2, बी है 3, सी है 4, डी है 5। तो जल्दी से आंसर करिए आप लोग, प्रसव की कितनी अवस्थाएं होती हैं, तो कितनी होती हैं, कितनी होती है, 3 होती हैं, बी हो जाएगा कितनी होती है, 3 होती है, ठीक है, कितनी, 3 होती है। कौन कौन सी, तो पहला होता है विस्फारण, विस्फारण अवस्था, विस्फारण की अवस्था, सर्विक्स का इसमें फैलाव होता है, ठीक है, विस्फारण की अवस्था। दूसरा होता है क्या, दूसरा क्या होता है, इसमें शिशु बाहर निकलता है, ठीक है, दूसरी अवस्था में शिशु बाहर निकलता है, शिशु का निष्कासन होता है, ठीक है, निष्कासन, शिशु बाहर निकलता है। तीसरी अवस्था में क्या होता है, संपूर्ण प्लेसेंटा के साथ जितने भी पदार्थ होते हैं वो सभी बाहर निकलते हैं, ठीक है, प्लेसेंटा, प्लेसेंटा बाहर आता है, ठीक है, तीसरे में, ठीक है। और ये प्लेसेंटा बाहर कितने समय में आ जाता है, तो 15 से 20 या 10 से 15 मिनट में बाहर आ जाता है, ठीक है, प्लेसेंटा, ठीक है, प्लेसेंटा जो है बाहर निकल आता है इतने समय में। तो प्रसव की कितनी अवस्था आती है, 3 अवस्थाएं, विस्फारण की अवस्था, दूसरे शिशु का बाहर निकलता है दूसरी अवस्था में, तीसरे में प्लेसेंटा बाहर निकलता है, ठीक है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 है, क्वेश्चन नंबर 7 है प्रसव की तृतीय अवस्था में कितने मिनट में सभी पदार्थ बाहर निकल आते हैं, ए है 5 से 6 मिनट में, बी है 10 से 15 मिनट में, सी है 20 से 30 मिनट में, डी है 30 से 40 मिनट में। तो अभी मैंने ऊपर बता ही दिया आपको कितने मिनट में, तो 10 से 15 मिनट में, आंसर क्या हो जाएगा अभी 10 से 15 मिनट में बाहर निकल आता है, ठीक है। जो प्रसव की तीसरी और पहले सेकंड वाले में तो शिशु बाहर निकल आता है, अब जो प्लेसेंटा बचा है वो कब तक, तो 10 से 15 मिनट में बाहर वो भी आ जाता है, ठीक है, ये तीसरी अवस्था होती है। आगे है क्वेश्चन नंबर 8 है जन्म के कितने दिन तक शिशु के शरीर से तरल पदार्थों का निष्कासन होता है, ए है 4 से 5 दिन तक, बी है 1 सप्ताह तक, सी है 3 से 4 दिन तक, डी है 10 से 15 दिन तक। तो कितने दिनों तक शिशु के शरीर से तरल पदार्थों का निष्कासन होता है, जल्दी से आंसर करिए आप लोग, कितने दिन तक होता है, 3 से 4 दिन तक, आंसर सी हो जाएगा 3 से 4 दिनों तक, ठीक है, 3 से 4 दिन तक शिशु के शरीर से तरल पदार्थों का निष्कासन होता है। जो पहला मल शिशु करता है उसको क्या कहते हैं, शिशु जो पहला मल करता है उसको क्या कहते हैं, आंसर जल्दी से करिएगा आप लोग, क्या कहते हैं, मैकोनियम कहते हैं, क्या कहते हैं, मैकोनियम, मैकोनियम कहते हैं, ठीक है, मल जो निकालता है पहला मल जो है किस कलर का होता है, हरे या काले रंग का होता है, ठीक है, मैकोनियम होता है वो, ठीक है। अब ये जो 3 से 4 दिन तक तरल पदार्थों का चूंकि शिशु निष्कासन करता है तो उसका वजन क्या होता है, कम होता है, कितने ग्राम होता है, तो 150 से 300 ग्राम जो है वजन उसका कम होता है, ठीक है, 3 से 4 दिन तक वो चूंकि वो निष्कासन करता है पदार्थों का, तो अब वजन 150 से 300 ग्राम जो है कम होता है, लेकिन क्या चौथे से 5वें दिन तक, ठीक है, चौथे से 5वें दिन के बाद से या 5वें से 6वें दिन के बाद से उसके आगे जो है हर सप्ताह जो है प्रत्येक सप्ताह उसका वजन जो है बढ़ना शुरू हो जाता है। कितना बढ़ता है, तो 240 ग्राम से 420 ग्राम तक, ठीक है, वजन बढ़ता है प्रत्येक सप्ताह, ठीक है, प्रत्येक सप्ताह जो है चौथे से 5वें दिन के बाद से जो है हर सप्ताह जो है वजन उसका बढ़ने लगता है 240 ग्राम से 420 ग्राम तक, ठीक है। तो यह है 3 से 4 दिन तक जो है तरल पदार्थों का निष्कासन करता है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 है प्रसव के प्रकार हैं, प्रसव के कितने प्रकार हैं, तो हम लोगों ने एक बार पढ़ा गर्भपात के कितने प्रकार हैं, इसका आंसर करिएगा आप लोग, गर्भपात के कितने प्रकार हैं, ठीक है, और प्रसव की कितनी अवस्थाएं हैं, प्रसव की कितनी अवस्थाएं मतलब
प्रसव जब होता है, डिलीवरी होती है, तो किन किन अवस्थाओं से होकर गुजरना पड़ता है उस समय, ठीक है। ये प्रसव की अवस्थाएं होती हैं, ठीक है। अब यहाँ पे प्रसव के प्रकार पूछ रहा है, ठीक है। प्रसव के प्रकार, तो ये डिफरेंट आप लोग याद रखिए कि गर्भपात कितने प्रकार का, प्रसव की अवस्थाएं कितनी हैं और प्रसव के प्रकार कितने हैं। तो कितने प्रकार के, 5 होते हैं। कितने होते हैं, 5 होते हैं, ठीक है। कौन कौन से होते हैं देखते हैं। पहला क्या है, एक प्राकृतिक प्रसव होता है। प्राकृतिक या स्वाभाविक इसको कहते हैं, प्राकृतिक प्रसव या स्वाभाविक कहते हैं। जो सामान्य मतलब स्वाभाविक होता है, जिसमें कोई चीड़फाड़ नहीं किया जाता है, सामान्यतः जो होता है, ठीक है, बिना कुछ किए, जैसे जो सामान्य होता है, ठीक है, नॉर्मल डिलीवरी होती है, ठीक है। दूसरा क्या है, दूसरा क्या होता है, तो औजारों की सहायता से, इंस्ट्रूमेंट्स की सहायता से, ठीक है, इंस्ट्रूमेंट्स की सहायता से, औजारों की सहायता से जो होता है, जैसे हम लोगों ने देखा क्या, फोर्निसेप्स डिलीवरी देखा, वैक्यूम एक्सट्रैक्शन के माध्यम से देखा। तो ये क्या, औजारों की सहायता से, जब शिशु का सिर या कोई प्रॉब्लम, किसी प्रॉब्लम की वजह से बाहर नहीं निकल पाता है, तो हम औजारों का यूज़ करते हैं, ठीक है। तीसरा क्या है, तीसरा कौन सा है, एक ब्रिज या उल्टा प्रसव होता है, ब्रिज या उल्टा प्रसव, ठीक है। तीसरा ब्रिज या फिर उल्टा प्रसव होता है, ठीक है, उल्टा प्रसव। चौथा क्या होता है, आड़ा, आड़ा प्रसव होता है, ठीक है, आड़ा होता है, ठीक है। और एक कौन सा होता है, चिकित्सीय होता है। पांचवा कौन सा प्रसव होता है, चिकित्सीय प्रसव होता है, ठीक है, चिकित्सीय प्रसव होता है, ऑपरेशन के माध्यम से जिसमें किया जाता है, ठीक है, चिकित्सीय प्रसव, चिकित्सीय, ठीक है। आड़ा में क्या होता है, ये आड़ा क्या होता है, बच्चा इस प्रकार से आड़ा होता है, ठीक है, ऐसे, क्योंकि सामान्यतः क्या होता है, बालक का सिर पहले जो है बाहर आता है, ठीक है, बाहर सिर आता है, जैसे बाहर सिर आता है, फिर जाके पैर आता है, पैर वाला भाग, तो सिर से शुरू होता है, फिर सभी जो है शरीर उसका बाहर निकलता है। लेकिन यहाँ ब्रिज में क्या होता है, उल्टा में क्या होता है, उल्टा में ब्रिज वाले में क्या होता है, ब्रिज में पहले शिशु का पैर बाहर निकलता है, फिर जाके सिर आता है, ठीक है, पहले पैर बाहर निकलता है, फिर सिर आता है। जबकि सामान्यतः क्या होना चाहिए कि सिर आना चाहिए, फिर पैर आना चाहिए। तो ठीक है, तो ये तो सामान्य में होता है। औजार का प्रयोग कब तब करते हैं, जब जो है कोई प्रॉब्लम होती है, सिर या बाहर नहीं निकल पाता या कोई दिक्कत की वजह से नहीं आ पाता, तो औजारों का यूज़ करते हैं। और ब्रिज वाले में क्या होता है, तो हमने बताया कि पहले पैर आता है, फिर जाके सिर आता है, ठीक है। आड़म क्या होता है, कुछ इस प्रकार से होता है। इसमें क्या होता है, चीड़फाड़ करना जरूरी हो जाता है, ठीक है, बच्चा किसी भी तरह से नहीं निकाला जा सकता है, इस तरह काफ़ी जटिलताएं उत्पन्न होती है, ठीक है। तो ये आड़ा होता है, ठीक है, चिकित्सीय प्रकार होता है, ठीक है, एक चिकित्सीय होता है। तो ये हो गए प्रसव के प्रकार। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 है, कितने प्रतिशत महिलाओं का प्राकृतिक प्रसव होने की संभावना होती है। ए है 40 से 50%, बी है 50 से 70%, सी है 80 से 85%, डी है 100%। अब यहाँ पे डबल प्रतिशत देख के आप लोग ये मत सोचिएगा कि यही आंसर होगा, ठीक है, तो ये नहीं है, ठीक है। तो कितने प्रतिशत महिलाओं का प्राकृतिक प्रसव होने की संभावना होती है, कितनी होती है, तो 80 से 85%। आंसर क्या हो जाएगा, सी 80 से 85% होती है, ठीक है, नॉर्मल डिलीवरी होने की। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 है, जन्म के कितने समय तक बच्चा अपने वातावरण से बिल्कुल भी समायोजन करने का प्रयत्न नहीं करता। ए है 30 मिनट, बी है 1 घंटे, सी है 15 से 20 मिनट तक, डी है 2 से 3 घंटे तक। तो कितने समय तक बच्चा अपने वातावरण से बिल्कुल भी समायोजन नहीं करता है। तो कब, जब बच्चा पैदा होता है, जन्म के समय, जब तुरंत उसका जन्म होता है, तो प्लेसेंटा तुरंत तो काटा नहीं जाता है। प्लेसेंटा कब काटा जाता है, तब जो काटा जाता है जब जो है उसमें स्पंदन, प्लेसेंटा में क्या, स्पंदन, रक्त का स्पंदन जो है होना बंद हो जाता है तब, ठीक है, जब रक्त बहना उसमें समाप्त हो जाता है तब जाके जो है प्लेसेंटा को काटा जाता है, अन्यथा तब तक नहीं काटा जाता, क्योंकि तब काटा जाएगा तो बच्चे की जान को खतरा हो सकता है, ठीक है, और ब्लड काफ़ी मात्रा में बह सकता है, ठीक है, तो ये तब नहीं काटा जाता, ठीक है। और तुरंत जो है जब बच्चा पैदा होता है तब जो है प्लेसेंटा नहीं काटा जाता, उससे पहले माँ के शरीर पर बच्चे को चिपका दिया जाता है, माँ के सीने से लगा दिया जाता है, तो इसे क्या, कंगारू मदर केयर कहते हैं जिसे, ठीक है, ठीक है, इसे कंगारू मदर केयर करते हैं। और उसी समय तक जो है बच्चा क्या है कि अपने वातावरण से बिल्कुल भी समायोजन नहीं करता है, ठीक है। जब जो है स्पंदन बंद हो जाता है तब प्लेसेंटा काटा जाता है, फिर प्लेसेंटा काटने के बाद तब जाके बच्चा अपने वातावरण के प्रति क्या, सक्रिय होता है, ठीक है। तो कब तक नहीं होता, तो 15 से 20 मिनट तक। आंसर क्या हो जाएगा, सी 15 से 20 मिनट तक, ठीक है। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 है, मासिक चक्र के कितने चरण हैं। ए है 2, बी है 3, सी है 4, डी है 5। तो जल्दी से आंसर करिए, मासिक चक्र के कितने चरण हैं। आंसर क्या हो जाएगा, कितने हैं, 4। कितने हैं, 4। सी हो जाएगा, कितने चरण है, 4 चरण है, ठीक है। कौन कौन से होते हैं, तो पहला मेंस्ट्रुअल फेज होता है, मेंस्ट्रुअल फेज होता है। दूसरा कौन सा होता है, प्रोलिफरेटिव फेज होता है, प्रोलिफरेटिव
प्रोलिफरेटिव फेज होता है। तीसरा कौन सा आता है? ओव्यूलेटरी फेज होता है। ओव्यूलेटरी फेज होता है, ओव्यूलेटरी फेज होता है। चौथा कौन सा होता है? सेक्रेटरी या ल्यूटियल फेज होता है। चौथा कौन सा होता है? सेक्रेटरी या ल्यूटियल होता है। सेक्रेटरी या फिर ल्यूटियल होता है, इसको कहते हैं। ठीक है, तो ये होते हैं मासिक चक्र के कितने चरण होते हैं। तो मेंस्ट्रुअल फेज होता है। मेंस्ट्रुअल फेज में क्या होता है? जो मासिक जब पीरियड शुरू होता है तो 2 से 3 दिन तक जो चलता है तो वो क्या होता है? मेंस्ट्रुअल फेज होता है। इसमें क्या होता है? इसमें जो है आपका एंडोमेट्रियम की लाइन टूट के निकलती है, ठीक है, बाहर आती है, और क्या वो ओवम आता है, ठीक है, ओवम जो है बाहर निकलता है, ठीक है, अनफर्टिलाइज्ड होता है। वो जो ओवम होता है वो अनफर्टिलाइज्ड होता है, ठीक है, अनफर्टिलाइज्ड जो है ओवम बाहर निकलता है, और क्या निकलता है? आपका एंडोमेट्रियम की लाइन टूट के निकलती है, ठीक है, इस दौरान, ठीक है, मेंस्ट्रुअल फेज में, ठीक है। अब इसके आगे का दूसरा कौन सा चरण होता है? तो प्रोलिफरेटिव फेज होता है। इसमें क्या होता है? इसमें जो प्राइमरी फॉलिकल जो है बढ़ता है। प्रोलिफरेटिव फेज में क्या होता है? ओवरी में क्या होता है? ओवरी में आपका प्राइमरी फॉलिकल क्या होता है? बढ़ता है, फिर ये क्या होता है? मैच्योर होता है। प्राइमरी फॉलिकल क्या होता है? मैच्योर होता है ओवरी में, ठीक है। जो चूंकि मैंने बताया था आपको कि ओवम क्या होता है? एक कोश में होता है, ठीक है, ओवम एक कोश खुद में होता है, जिसे हम कहते हैं फॉलिकल कहते हैं, ठीक है, फॉलिकल कहते हैं। अब यही क्या है? फॉलिकल क्या होता है? प्राइमरी फॉलिकल क्या होता है? बढ़ते हैं, फिर ये क्या होता है? मैच्योर होते हैं। मैच्योर होने के बाद इसे ये किस में परिवर्तित हो जाते हैं? तो ग्राफियन फॉलिकल में, ठीक है। दूसरा चरण आपका होता है प्रोलिफरेटिव, ठीक है, प्रोलिफरेटिव होता है। इसमें क्या होता है? आपका ये फॉलिकल होता है, इसमें क्या होता है? बढ़ता है ये, इसमें क्या है? कोश में चूंकि ओम रहते हैं तो ये फॉलिकल होता है। फॉलिकल क्या होता है? इसमें प्राइमरी फॉलिकल बढ़ते हैं। अब ये क्या होते हैं? बढ़ने के बाद फिर क्या होते हैं? मैच्योर होते हैं। मैच्योर होने के बाद ये किस में परिवर्तित हो जाते हैं? ग्राफियन फॉलिकल कहलाते हैं, ठीक है, ग्राफियन फॉलिकल में परिवर्तित हो जाते हैं, ठीक है, ग्राफियन फॉलिकल में। अब क्या कहते हैं? ग्राफियन फॉलिकल में परिवर्तित होने के बाद जो आपका एंडोमेट्रियम होता है, चूँकि हर मासिक धर्म में क्या आपका एंडोमेट्रियम की लाइन जो टूट के हर बार निकल जाती है, ठीक है, तो हर बार ये क्या पुनर्जीवित होती है, ठीक है, फिर से ये क्या होती है? ग्राफियन फॉलिकल जो बनता है तो ये कोशों के माध्यम से फिर से आपकी जो है एंडोमेट्रियम की लाइन जो है फिर से जीवित होती है। अब ये जीवित होती है तो इसको जीवित रखने के लिए आपका प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन होता है, ठीक है, इसको जीवित रखता है, आपका प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन जो है जीवित रखता है, ठीक है। अब जो है आपका LH और LH पीयूष ग्रंथि से आपकी जो है कई सारी जो है हार्मोन्स निकलते हैं, जिसमें आपका इसमें जो है मासिक धर्म के लिए आपका LH और FS जो होता है ये इसको ओवम को बनने के लिए, ओवम के निर्माण के लिए क्या प्रेरित करते हैं? LH और FSH, ठीक है, FSH ये हार्मोन जो है अंडाणु के निर्माण को प्रेरित करते हैं, ठीक है, जो आपके पिट्यूटरी ग्रंथि से स्रावित होते हैं, ठीक है। तो LH क्या है? ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन होता है, और FSH क्या होता है? ये फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन होता है, ठीक है, जो कि आपके अंडे के निर्माण को प्रेरित करते हैं, ठीक है। अब क्या होता है? ये क्रिया प्रोलिफरेटिव फेज कब तक चलता है? तो ये चलता है आपका 10 दिन, या फिर अगर मासिक धर्म को ले लिया जाए उस दिन से तो 14 दिन तक चलता है, ठीक है। अब 14 दिन तक चलता है। ये होता है आपका कौन सा? फॉलिकल का बनना, परिपक्व होना ग्राफिकन फॉलिकल में, एंडोमेट्रियम का पुनर्निर्माण होता है ये प्रोलिफरेटिव में, ठीक है। तो अब क्या होता है? अब तीसरा चरण आ जाता है। तीसरे चरण में क्या होता है? आपका ओव्यूलेटरी फेज होता है, ठीक है, ओव्यूलेटरी। इसमें क्या? ओव्यूलेशन की क्रिया होती है, ठीक है, ओव्यूलेटरी फेज में ओव्यूलेशन यानी डिंब क्षरण की क्रिया होती है, ठीक है। अब इसमें क्या होता है? आपका जो LH और FS जो हार्मोन्स होते हैं इनका क्या होता है? ये काफ़ी अपने चरम सीमा पे पहुंच जाते हैं, ठीक है, स्रावित होते रहते हैं LH और FH, ठीक है। जब इनका स्राव होना अपने चरम सीमा पे पहुंच जाता है तो ये क्या करते हैं? जो आपका ग्राफिकन फॉलिकल था, वो ग्राफिकन फॉलिकल में मैच्योर होने के बाद परिवर्तित हो गया। अब इस ग्राफिकन फॉलिकल को ये प्रेरित करते हैं, तोड़ते हैं, ठीक है। अब इसको ये तोड़ते हैं, कौन? ये दोनों हार्मोन, ठीक है, इनको तोड़ने के लिए प्रेरित करते हैं। और जब ये टूटता है तो क्या होता है? एवुलेशन की क्रिया होती है, डिंब क्षरण की क्रिया होती है, ठीक है, ओव्यूलेशन की क्रिया होती है डिंब क्षरण किसे कहते हैं? ओवम के बाहर निकलने को क्या कहते हैं? डिंब क्षरण कहते हैं। अब इसमें ओव्यूलेशन की क्रिया होती है। अब जो ओव्यूलेशन की क्रिया के बाद जो बचता है, अब ये फॉलिकल क्या होता है? ये रक्त के थक्कों से भर जाता है। जब ये टूटता है तो रक्त के थक्कों से भर जाता है, ठीक है। अब ये जब ये रक्त के थक्कों से भर जाता है तो आपकी चौथा चरण आता है। कौन सा चरण आता है? चौथा चरण आता है आपका ल्यूटियल या फिर सेक्रेटरी फेज आता है। कौन सा? सेक्रेटरी फेज आता है। जब ये फॉलिकल जो है रक्त के थक्के से बन जाता है तो ये कुछ समय के बाद किस में परिवर्तित हो जाता है? कॉर्पस लुटियम में। मैंने आपको बताया था, पहले भी बताया इसके बारे में, कॉर्पस लुटियम में परिवर्तित हो जाता है, ठीक है,
कुछ समय के बाद जब फॉलिकल जो है जब रक्त के थक्कों से भर जाता है तो ये कुछ समय के बाद एक ऊतक में परिवर्तित हो जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं, कॉर्पस लुटियम कहते हैं। कॉर्पस लुटियम का कार्य क्या होता है, एक तो प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन स्रावित करना होता है। प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन जो है स्रावित क्यों करता है, एंडोमेट्रियम की लाइन को बचाने के लिए, ठीक है, एंडोमेट्रियम की लाइन को बचाने के लिए कॉर्पस लुटियम प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन हार्मोन रिलीज करता है, जो कि एंडोमेट्रियम की लाइन को प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन जो है जीवित रखती है, ठीक है। कॉर्पस लुटियम के माध्यम से ये स्रावित होती है, ठीक है। अब कॉर्पस लुटियम अगर यदि अब देखिए, अब यदि जो है आपका ओवम जो है फर्टिलाइज्ड हो जाता है तब तो कॉर्पस लुटियम बना रहेगा, ठीक है, तब तो कॉर्पस लुटियम बना रहेगा। ओवम फर्टिलाइज्ड हो जाएगा तो कॉर्पस लुटियम जो है बना रहेगा, और ये क्या करेगा, जब तक आपका प्लेसेंटा नहीं बनेगा तब तक जो है जो फर्टिलाइज्ड ओवम होगा उसको पोषण देता रहेगा, ठीक है, प्लेसेंटा का कार्य करता रहेगा कॉर्पस लुटियम। लेकिन आपका ओवम क्या है, फर्टिलाइज नहीं हुआ है, तब क्या होगा, कॉर्पस लुटियम ये खत्म हो जाएगा, ये इसका पतन हो जाता है, ठीक है। अब कॉर्पस लुटियम जब पतन हो जाएगा तो प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन जो है स्रावित नहीं होगा। अब ये स्रावित नहीं होगा तो क्या हो जाएगा, आपकी एंडोमेट्रियम की लाइन भी क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, ठीक। अब ये जब ये भी समाप्त हो जाएगी तो क्या होगा, आपका मासिक धर्म शुरू हो जाएगा, मासिक धर्म शुरू हो जाएगा, ठीक है, पीरियड शुरू हो जाएगा। अब उसी में क्या होगा, आपकी एंडोमेट्रियम की लाइन बह जाएगी और ओवम फर्टिलाइज नहीं होगा, वो भी बाहर निकल आएगा, ठीक है, कॉर्पस लुटियम भी खत्म हो जाएगा। तो यही क्रिया जो आपके हर महीने चलती रहती है, ठीक है। तो ये होता है आपका मासिक चक्र के चरण है, ठीक है, किस तरह से शुरू होता है, कहाँ पे खत्म होता है, ठीक है। तो ये हो गया, 4 चरण होते हैं, बता दिया मैंने। आई होप आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 है। आज हम स्लो ही चल रहे हैं। 13 है, मादा जनन पथ में पहुंचने के पश्चात मानव शुक्राणु अपनी निषेचन क्षमता कितने समय तक सुरक्षित रखते हैं। ए है 12 घंटे, बी है 24 घंटे, सी है 48 घंटे, डी है 72 घंटे। तो कितने घंटे तक जो है स्पर्म आपका सर्विक्स में पहुंचने के बाद कब तक जो है जीवित रहता है, ये पूछ रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो कब तक, 72 घंटे, ठीक है, 3 दिन या फिर 72 घंटे, ठीक है। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 है, मनुष्य में सामान्य गर्भकाल कितने दिनों तक का होता है। ए है 150, बी है 266, सी है 200, डी है 300। वैसे तो हम लोग पढ़ते हैं कितना, 280, ठीक है, 280, ठीक है। लेकिन क्या, अब जो औसतन पूछ रहा है यहाँ पे, क्या औसतन पूछ रहा है कितना होता है, तो कितना, 266 दिन या फिर 38 सप्ताह होता है। कितना होता है, 266 दिन का होता है या फिर 38 सप्ताह का जो होता है सामान्यतः जो है गर्भकाल होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 है, एमनियोसिंथेसिस किसके परीक्षण का एक तरीका है। ए है प्रोटीन परीक्षण का, बी है एमिनो एसिड परीक्षण का, सी है भ्रूण के लिंग परीक्षण का, डी हार्मोन परीक्षण का। तो एमनियोसिंथेसिस किसका परीक्षण करने का तरीका होता है, किसका होता है, किसके परीक्षण के लिए यूज़ किया जाता है इसका, जल्दी से आंसर करिएगा। किसके, एमिनो एसिड, भ्रूण के लिंग परीक्षण का, सी हो जाएगा, भ्रूण के लिंग का परीक्षण करता है, ठीक है। एमनियोसिंथेसिस परीक्षण किसका करता है, भ्रूण के लिंग परीक्षण करता है, ठीक है, लड़का है कि लड़की है, ठीक है, इसका परीक्षण करता है। इसके लिए अब एक एक्ट इसको जो है रोक लगाने के लिए लाया गया 1994 में। कौन सा, प्री नटाल डायग्नोस्टिक टेस्ट, ठीक है, प्री नटाल डायग्नोस्टिक टेस्ट, ठीक है, प्रसव पूर्व लिंग परीक्षण, प्रसव पूर्व लिंग परीक्षण के लिए 1994 में एक्ट लाया गया कि इस पर जो है रोक लगाया जाए, ठीक है, भ्रूण के लिए परीक्षण करता है, ठीक है, एमनियोसिंथेसिस परीक्षण। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 है, यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो पसंद है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा आप लोग, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं, उल्टा प्रसव की तात्पर्य क्या है। ए है सिर गर्भाशय में ऊपर की ओर होना, बी है सिर गर्भाशय में नीचे की ओर होना, सी है पैर गर्भाशय में ऊपर की ओर होना, डी है पैर गर्भाशय में नीचे की ओर होना। तो यहाँ पे आपको आपके लिए ऑप्शन होना चाहिए था। ऑप्शन है आपका, ए रहेगा ए बी, एक रहेगा ए बी है, दूसरा है बी सी है, तीसरा है ए डी है, चौथा है आपके लिए ऑप्शन, इनमें से कोई नहीं है, ठीक है, नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं है। तो आप बताइएगा कौन सा अब है इसमें से, पहला, दूसरा, तीसरे में से कौन सा हो जाएगा। तो उल्टा प्रसव मैंने ऊपर बताया, इसी को क्या ब्रीज प्रसव भी कहते हैं, उल्टे को क्या कहते हैं, ब्रीज प्रसव भी कहते हैं, ब्रीज प्रसव, ठीक है, ब्रीज प्रसव, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, इसमें से आपका सिर गर्भाशय में ऊपर की ओर होगा, ठीक है, सिर गर्भाशय में ऊपर की होगा और पैर गर्भाशय में नीचे की ओर होगा, ठीक है। तो ए और डी आपका सही है, ठीक है,
सेंस दोनों का तो सेम ही है, बस क्या है कहने का तरीका अलग हो गया। इसमें कह दिया कि सिर ऊपर की ओर होगा, इसमें कह दिया कि पैर नीचे की ओर होगा। तो क्या हो जाएगा ये, स्थिति तो वही सेम ही है ना कि सिर ऊपर रहेगा तो पैर नीचे ही रहेगा, जाहिर सी बात है। आंसर क्या हो जाएगा, तीसरा AD। ठीक है, आंसर यहाँ पे तीसरा AD हो जाएगा। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, तीसरा आपका AD हो जाएगा, ये हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, ऋतुस्राव के प्रारंभ होने के कितने दिनों बाद अंडाणु का उत्सर्जन होता है? ए है 18 दिनों बाद, बी है 20 दिनों बाद, सी है 14 दिनों बाद, डी है 11 दिनों बाद। तो ऋतुस्राव के प्रारंभ होने के कितने दिनों बाद अंडाणु का उत्सर्जन होता है? कितने, आंसर क्या हो जाएगा, कितने दिनों बाद, 14 दिनों बाद। आंसर सी हो जाएगा, 14 दिन के बाद होता है। ठीक है, अंडोत्सर्जन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, भ्रूणीय विकास के किस अंतराल में हाथ पैर, श्वसन तंत्र, तंत्रिका तंत्र एवं पाचन तंत्र का निर्माण हो जाता है? ए है 7वें से 9वें सप्ताह के मध्य, बी है 11वें से 15वें सप्ताह के मध्य, सी है 14वें से 17वें सप्ताह के मध्य, डी है 5वें से 6वें सप्ताह के मध्य। तो जल्दी से आंसर करिएगा आप लोग। भ्रूणीय विकास के किस अंतराल में हाथ पैर, श्वसन तंत्र, तंत्रिका तंत्र एवं पाचन तंत्र का निर्माण हो जाता है? तो कितने, आंसर क्या हो जाएगा, 7वें से 9वें सप्ताह। आंसर क्या हो जाएगा, ए 7वें से 9वें सप्ताह तक। कब तक हो जाता है, 7वें से 9वें सप्ताह तक। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, किस माह तक शिशु के सभी अंग अच्छी तरह, ठीक है ये अच्छी रहेगा, ठीक है अच्छी तरह, ठीक है अच्छी तरह से कार्य करने लगते हैं? ए है 8वें माह, बी है 9वें माह, सी है 7वें माह, डी है 10वें माह। तो किस माह तक शिशु के सभी अंग अच्छी तरह से कार्य करने लगते हैं? तो किस माह, आंसर क्या हो जाएगा, 7वें माह तक। आंसर सी हो जाएगा, 7वें माह तक। अब यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। यहाँ पे क्या कह रहा है कि किस जो है माह में सभी अंग अच्छी तरह कार्य करने लगते हैं, विकसित हो जाते हैं। 7वें माह तक सभी अंग विकसित भी हो जाते हैं। अगर यदि इस महीने में ही बच्चा पैदा हो जाता है तो उसके चांस रहते हैं जीवित रहने के, ठीक है, चांस है जीवित रहने के, ठीक है, वो जीवित रह सकता है, ठीक है। लेकिन अगर 6वें महीने में हो जाता है तो बहुत ही कम उम्मीद होती है कि वो जीवित रह सके। जीवित भी रहेगा तो ज़्यादा दिनों तक नहीं जीवित रहता है, ठीक है। 7वें महीने में सभी अंग विकसित हो जाते हैं और क्या होता है, कार्य भी करने लगते हैं। लेकिन क्या होता है, पूरी तरह से मैच्योर नहीं होते हैं, ठीक है। क्या अभी क्या पूरी बच्चा स्वस्थ तभी होता है, 9वें महीने में होता है, ठीक है, 9 माह में होता है जो उसका समय होता है, तभी वो सबसे ज़्यादा स्वस्थ रहता है, ठीक है। अगर 7वें महीने में भी हो जाता है तो भी बचने के चांस रहते हैं, ठीक है उसके। तो ये 7वें महीने में पूरे अंग विकसित हो जाते हैं, पूरी तरह से मैच्योर कब हो जाता है, वो मैच्योरिटी आती है जब पूरी स्वस्थ रहता है 9वें महीने में ही, ठीक है। तो यहाँ पे 7वां रहेगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, डॉपलर द्वारा गर्भस्थ शिशु के हृदय की प्रथम ध्वनि को कब सुना जा सकता है? ए है 2 से 3 सप्ताह पर, बी है 8 से 10 सप्ताह पर, सी है 16 से 18 सप्ताह पर, डी है 10 से 12 सप्ताह पर। तो डॉपलर के द्वारा गर्भस्थ शिशु के हृदय की प्रथम ध्वनि कब सुनी जा सकती है? तो हम लोग जानते हैं कि चौथे सप्ताह में स्पंदन करने लगता है, हृदय जो है स्पंदन करने लगता है, ठीक है, शिशु का, ठीक है, हृदय जो है स्पंदित होता है। लेकिन क्या 6वें सप्ताह से जो है सुनाई देती है, ठीक है, शुरू हो जाता है चौथे सप्ताह, 6वें सप्ताह हम लोगों ने देखा कि चौथे या 6वें सप्ताह से जो है शुरू हो जाता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमको नियर अबाउट देखना है, ठीक है। यहाँ पे चूंकि ना तो चौथा दिया ना तो 6वां दिया, तो हमको नियर अबाउट क्या लगाएंगे, 8 से 10 सप्ताह। आंसर बी हो जाएगा, 8 से 10 सप्ताह, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है, जन्म के समय शिशु के सिर की लंबाई पूरे शरीर की लंबाई की कितनी होती है? ए है 1/4, बी 1/2, सी है 2/3, डी है 1/3। तो जन्म के समय शिशु के सिर की लंबाई पूरे शरीर की कितनी होती है? तो कितनी होती है? 1/4 होती है। आंसर क्या हो जाएगा, ए 1/4 होती है, ठीक है। शिशु के सिर की जो है लंबाई पूरे शरीर की लंबाई का 1/4 भाग होती है, ठीक है। और यदि वयस्कों का पूछेगा तो 1/7 होती है, ठीक है, 1/7 भाग होती है, ठीक है। वयस्कों में कितनी होती है? 1/7 भाग होता है वयस्कों के सिर का, ठीक है। पूरे शरीर का सिर जो है 1/7 होता है। क्वेश्चन नंबर 23 है, अंडोत्सर्जन के बाद बचे हुए ग्रेन्युलोसा और थीका इंटरना कोशिकाएं क्या बनाती हैं? ए है कॉर्पस ल्यूटियम, बी है पुटिकाएं, सी है थीका एक्सटर्ना, डी है एंडोमेट्रियम। तो वही वाला क्वेश्चन है जो मैंने ऊपर बताया अभी, कब से मैंने उसको जो है एक्सप्लेन कर रही थी उसके बारे में। थीका इंटरना कोशिकाएं क्या बनाती हैं? कॉर्पस ल्यूटियम बनाती है। आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? कॉर्पस ल्यूटियम बनाती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24 है, प्लेसेंटा का वजन शिशु के वजन का लगभग होता है? ए है 1/2, बी है 1/3, सी है 1/4, डी है 1/6। तो कितना होता है?
आंसर करिएगा आप लोग। 1/4 मैंने बताया कि शरीर के जो है शिशु के शरीर के सिर जो होता है शरीर का 1/4 होता है। सिर शिशु का सिर शरीर का 1/4 होता है सिर, ठीक है, शिशु का, ठीक है। और यहाँ पे पूछ रहा है प्लेसेंटा का वजन शिशु के वजन का कितना होता है 1/6। आंसर का जगह डी 1/6 होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 है, किस अवस्था में भ्रूण की लंबाई 1/4 इंच से 2 इंच तक होती है? ए है बीजावस्था, बी है ग्रेनुअल अवस्था, सी भ्रूण अवस्था में, डी है गर्भस्थ शिशु अवस्था में। तो किस में जो है भ्रूण की लंबाई 1/2 इंच से 2 इंच तक होती है? किस में होती है? भ्रूणावस्था में। कितना? सी हो जाएगा भ्रूणावस्था में, ठीक है। गर्भकालीन अवस्था है, मैंने 3 बताया था, एक बीजावस्था बताया, दूसरा भ्रूणावस्था, तीसरा जाता है गर्भस्थ शिशु अवस्था, ठीक है। ये 3 है, ठीक है। बीजावस्था कब तक जो है निषेचन से लेकर फर्टिलाइजेशन से 2 सप्ताह तक, 2 वीक तक, ठीक है। और 2 वीक से 8 वीक तक आपका रहता है भ्रूणावस्था, और 8 वीक से जन्म तक आपका रहता है गर्भस्थ शिशु अवस्था, ठीक है। आगे जो है 8 वीक से उसके आगे जन्म तक, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26 है, निम्नलिखित में से किसका उपयोग प्रसव की घटनाओं को रिकॉर्ड करने के लिए किया जाता है? ए है सिल्वरमैन मूल्यांकन, बी है फेटेस्कोप, सी एब्गार स्कोप, डी है पार्टोग्राफ। तो किसका जो है प्रसव की घटनाओं का रिकॉर्ड करने के लिए किया जाता है? किसका किया जाता है? आंसर क्या हो जाएगा? आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? डी पार्टोग्राफ। किसका करते हैं? पार्टोग्राफ का, ठीक है। एब्गार स्कोर किसका करता है? जब शिशु का जन्म होता है तो उसके जो है 5 एब्गार स्कोर जो है 5 बच्चे का जब जन्म होता है तो 5 लक्षणों की जांच करता है। किसके 5 लक्षणों का एब्गार स्कोर। एब्गार स्कोर किसने विकसित किया था? तो किसने किया था? 1952 में। कलर दूसरा ले लेती हूँ। 1952 में 1952 में किसने किया था? बर्जीनियस ने किया था। बर्जीनिया एब्गार ने किया था। किसने किया था? बर्जीनिया एब्गार ने किया था एब्गार स्कोर की खोज, ठीक है। बर्जीनिया एब्गार ने किया था 1952 में किया था। इसमें 5 लक्षणों जो है बच्चे का जन्म होता है तो 5 लक्षणों की जांच की जाती है। कौन कौन सी? तो बच्चे की श्वसन दर, ठीक है, धड़कन की जांच की जाती है, और उसकी त्वचा के रंग की प्रतिवर्ती जो है प्रतिवर्ती उत्तेजनाओं की जाती है, और क्या? मांसपेशियों की तनाव का, ठीक है, मांसपेशी तनाव का किया जाता है। तो 5 जो है मांसपेशियों के तनाव का किया जाता है, ठीक है, जांच। तो 5 किया जाता है, श्वसन दर की, धड़कन की, त्वचा के रंग की, प्रतिवर्ती उत्तेजनाओं की, और किसका किया जाता है? तो मांसपेशियों के तनाव की जो है ये 5 लक्षण जो है जब शिशु का जन्म होता है तो ये एब्गार स्कोर के माध्यम से ये जांचा किया जाता है, ठीक है। एब्गार स्कोर कब कब किया जाता है? तो पहले 1 मिनट पे किया जाता है, 1 मिनट पे किया जाता है, फिर 5 मिनट पे किया जाता है, ठीक है। और यदि आवश्यकता पड़ रही है फिर भी करने की तो 10 मिनट पे भी कर सकते हैं, ठीक है। वैसे तो 2 बार करते हैं, 1 मिनट और 5 मिनट पे। अगर बहुत आवश्यकता पड़ रही है तो 10 मिनट पे भी करते हैं एब्गार स्कोर बच्चे का, ठीक है। एब्गार स्कोर में यदि आपका 0 से 3 एब्गार स्कोर आता है, 0 से 3 एब्गार स्कोर आता है, तो 0 से 3 एब्गार स्कोर आता है तो बच्चा कैसा है? बहुत ही उसकी कंडीशन ख़राब है, ठीक है। बच्चे की कंडीशन क्या है? ख़राब, ठीक है, ख़राब कंडीशन है, ठीक है। कंडीशन क्या है? ख़राब है। अगर एब्गार स्कोर कितना है? अगर 4 से 6 आता है तो 4 से 6 आता है तो थोड़ा ठीक थोड़ा ख़राब है, ठीक है, थोड़ा ठीक है थोड़ा ख़राब है, ठीक है। अगर ये जो है 7 से 10 आता है एब्गार स्कोर तब कितना होगा? 7 से 10 आता है तो कितना होगा? तो बच्चा स्वस्थ है। कैसा है? स्वस्थ है, ठीक है। तो 3 है एब्गार स्कोर में, 3 जो है 10 स्कोर आते हैं, 10 तक ही जो है होता है, ठीक है। उसमें जो मापने का होता है नंबर 10 तक होता है, ठीक है। तो अगर 0 से 3 आता है तो बच्चे की कंडीशन काफ़ी ख़राब है। अगर एब्गार स्कोर जो है जांचने पे 4 से 6 आता है तो थोड़ा ठीक है थोड़ा ख़राब है। अगर 7 से 10 आता है तो बच्चा स्वस्थ है, ठीक है। टोटल जो है स्कोर 10 होते हैं, ठीक है। बर्जीनिया एब्गार ने किया था 1952 में, ठीक है। ये एब्गार स्कोर के बारे में। पार्टोग्राफ गर्भावस्था में जो है प्रसव के दौरान जो है रिकॉर्ड किया जाता है प्रसव का, ठीक है, घटनाओं का कैसी स्थिति है प्रसव में, ठीक है। तो ये हम लोगों ने देखा एब्गार स्कोर के बारे में। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 27 है, भ्रूण परिसंचरण का भाग जो जन्म के पश्चात फोसा ओवल्स बन जाता है। ए है नाभि धमनी, बी है डक्टस धमनी, सी है अंडाकार रंध्र, डी है नाभि शिरा। तो
तो वो कौन सा जो है भाग होता है भ्रूण के परिसंचरण का, वो कौन सा भाग होता है जो जन्म के पश्चात फोसा ओवल्स बन जाता है? तो कौन सा होता है? अंडाकार रंध्र होता है। कौन सा होता है? अंडाकार रंध्र होता है। ठीक है, आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है, गर्भकाल की प्रारंभिक अवस्था में रेडियम एवं एक्स किरणों के प्रयोग से शिशु में हो सकता है। ए है हाइड्रोसेफाली, बी है माइक्रोसेफाली। क्या है? मिक्रो नहीं माइक्रो है। ठीक है, माइक्रोसेफाली। ठीक है, सी है संक्रमण, डी है तंत्र की अस्थिरता। तो क्या होता है? यदि रेडियम गर्भकाल में की अवस्था में जो है रेडियम और एक्स किरणों का यूज किया जाता है तो शिशु को क्या हो सकती है? माइक्रोसेफाली हो सकती है। बी हो जाएगा, माइक्रोसेफाली हो सकती है। ठीक है, आगे है क्वेश्चन नंबर 29 है, गर्भावस्था के पहले 8 से 10 सप्ताह के दौरान गर्भनाल की क्रियाशीलता के लिए कौन सा हार्मोन जिम्मेदार होता है? ए है एचसीजी, बी है प्रोजेस्टेरोन, सी है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, डी है एस्ट्रोजन। तो गर्भावस्था के पहले 8 से 10 सप्ताह के दौरान गर्भनाल की जो क्रियाशीलता की कौन सा हार्मोन जांच जिम्मेदार होता है? तो कौन सा होता है? एचसीजी। आंसर क्या हो जाएगा? ए, एचसीजी होता है। 8 से 10 सप्ताह के दौरान गर्भनाल की क्रियाशीलता के लिए एचसीजी जिम्मेदार होता है। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? कमेंट में आंसर करिएगा आप लोग। एचसीजी का फुल फॉर्म क्या होता है? क्या होता है? तो ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोफिन होता है। ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोफिन होता है। कोरियोनिक गोनाडोट्रोफिन होता है। ठीक है, गोनाडोट्रोफिन होता है। ये एचसीजी का फुल फॉर्म होता है, ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोफिन होता है, याद रखिएगा। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 है, एब्रप्शन प्लेसेंटा की स्थिति को संदर्भित करता है। ए है प्रसव पूर्व रक्तस्राव को, बी है प्रसव पश्चात रक्तस्राव को, सी है गर्भपात को, डी है नीचे लेटी हुई नाल को। तो एब्रप्शन प्लेसेंटा किसकी स्थिति को संदर्भित करता है? तो एब्रप्शन किसकी? आंसर करिएगा, किसकी? प्रसव पूर्व रक्तस्राव को। आंसर क्या जगह? ए, प्रसव पूर्व रक्तस्राव को। ठीक है, ये जो है एब्रप्शन प्लेसेंटा जो है इसको संदर्भित करता है, प्रसव पूर्व रक्तस्राव को। ठीक है, आगे है क्वेश्चन नंबर 31 है, मल्टीपैरा में प्रसव की प्रोपल्सीय अवस्था होती है। ए है 10 मिनट, बी है 20 मिनट, सी है 40 मिनट, डी है 1 घंटे। तो मल्टीपैरा प्रसव में प्रोपल्सीय अवस्था कितनी होती है? 20 मिनट होती है। कितनी होती है? 20 मिनट होती है। अब प्रीमी ग्रेविडा में पूछेगा तो कितनी होती है? प्रीमी ग्रेविडा में कितनी होती है? तो 10 मिनट की होती है। कितनी होती है? 10 मिनट होती है। अब यहाँ पे आपको मल्टीपैरा समझना, प्रीमी ग्रेविडा यानी कि पैरा आपको जानना है। यहाँ पे पैरा क्या है और ग्रेविडा क्या है? ग्रेविडा क्या है, अब इसके बारे में जानते हैं। ठीक है, पैरा क्या होता है? पहले ग्रेविडा देखते हैं। ग्रेविडा क्या होता है? जब जो है कोई महिला प्रेग्नेंट होती है, जो कोई महिला क्या होता है? प्रेग्नेंट होती है, लेकिन उसकी प्रेगनेंसी 24 सप्ताह से पहले ही क्या हो? समाप्त हो जाती है। 24 सप्ताह होने से पहले ही क्या है? समाप्त हो जाती है, तो ग्रेविडा कहलाएगी। ठीक है, जिसने अभी तक जन्म बच्चे को एक बार भी जन्म नहीं दिया होता, वो क्या होती है? ग्रेविडा होती है। ठीक है, प्रेग्नेंट तो ही, लेकिन क्या बच्चे को जन्म नहीं दिया और प्रेगनेंसी उसकी क्या है? 24 सप्ताह पहले ही क्या समाप्त हो गई। ठीक है, इसके बाद नहीं बढ़ सकी, वो क्या? ग्रेविडा होगी। और क्या होगा? अगर प्रेगनेंसी क्या होगी? कोई महिला प्रेग्नेंट हुई, 24 सप्ताह के बाद भी उसकी प्रेगनेंसी आगे बढ़ गई 24 सप्ताह से, या फिर उसने बच्चे को जन्म दे दिया, तो वो क्या कहलाएगी? पैरा कहलाएगी। ठीक है, वो क्या कहलाएगी? पैरा कहलाएगी। ठीक है, तो ये क्या हो गया? पैरा हो गया, ये ग्रेविडा हो गया। इसलिए क्या अभी कहेगा? प्रेमी ग्रेविडा किसे कहेंगे? प्रेमी ग्रेविडा किसे कहेंगे? तो वो कहेंगे जो फर्स्ट प्रेगनेंसी जो होती है वो प्रेमी ग्रेविडा कहलाती है। ठीक है, जिसमें क्या है? महिला ने अभी तक बच्चे को जन्म नहीं दिया है और ना ही उसकी 24 सप्ताह जो है उसका जो है 24 सप्ताह जो है उसने पूरा किया है। ठीक है, गर्भावस्था का 24 सप्ताह ना तो उसने पूरा किया है, उससे वो क्या है? ग्रेविडा कहलाएगी। लेकिन अगर पूरा कर लिया, बच्चे को जन्म दे दिया और 24 सप्ताह जो है पार कर गई, तो वो जो है प्राइमी पैरा कहलाएगी, लेकिन फर्स्ट। ठीक है, फर्स्ट। मल्टी क्या होती है? मल्टी पैरा क्या होगी? उसने 5 से अधिक बच्चों को जन्म दे दिया, वो मल्टी पैरा कहलाएगी। या फिर 24 सप्ताह की अवधि को पार कर दिया हो वो 5 बार, 5 से अधिक बार, तो वो क्या कहलाएगी? मल्टी पैरा कहलाएगी। मल्टी ग्रेविडा क्या कहलाएगी? तो जो है वो क्या है? 24 सप्ताह से पहले उसकी प्रेगनेंसी क्या है? समाप्त हो जाती है 5 बार भी, मतलब 5 या उससे अधिक बार, तो वो क्या है? मल्टी ग्रेविडा कहलाती है। ठीक है, तो ये हो गया आपका पैरा और ग्रेविडा। ठीक है, इसके आई होप आपको समझ में आ गया होगा ये इसमें अंतर क्या है पैरा में और ग्रेविडा में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 है,
गर्भाशय का योनि के संबंध में आगे की तरफ झुके होने को कहा जाता है। ए है इंटेफ्लेक्सियन, बी है इन्वर्जन, सी है एंटेवर्जन, डी है रिट्रोवर्जन। तो गर्भाशय का योनि के संबंध में आगे की तरफ, गर्भाशय क्या है, ये मान लीजिए महिला है और गर्भाशय का ये आगे की तरफ झुका है, ठीक है, गर्भाशय के आगे की तरफ है, तो ये क्या हो जाएगा, कौन सी स्थिति कहलाएगी, तो एंटेवर्जन। क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, एंटेवर्जन कहलाएगी, ठीक है, एंटेवर्जन, ठीक है। और यही क्या है, यही जो है महिला है उसके जो है गर्भाशय जो है पीछे की तरफ झुका हुआ होगा, ठीक है, पीछे की तरफ, आगे की तरफ ज़्यादा पता नहीं चलेगा, पीछे की तरफ झुका हुआ रहेगा, ठीक है, तो क्या होगा, रिट्रोवर्जन, ठीक है, गर्भाशय का पीछे की तरफ झुका होना रिट्रोवर्जन, पीछे की तरफ रिट्रोवर्जन होगा, और आगे की तरफ झुका होगा तो एंटीवर्जन होगा, और गर्भाशय यदि जो है पूरी तरह से गर्भाशय का बाहर हो जाना क्या, इन्वर्जन कहलाएगा, ठीक है, गर्भाशय आंशिक रूप से या पूरी तरह से बाहर आ जाना, गर्भाशय का बाहर आना क्या होगा, इन्वर्जन कहलाता है, क्या, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज़ लाइक करिएगा आप लोग, इतना ही है क्वेश्चन, तो पसंद आएगा तो लाइक करिएगा। आई होप एक्सप्लेनेशन आपको पसंद आई होगी, तो लाइक ज़रूर करके जाइएगा आप लोग, और कमेंट में बताइएगा कि आप कैसी लगी वीडियो, ठीक है, फीडबैक ज़रूर दिया करें आप लोग, तो इससे क्या होता है कि हम भी क्या होते हैं, मोटिवेट होते हैं, ठीक है, आपको अच्छे से अच्छे जो है एक्सप्लेन करना चाहते हैं, ठीक है, तो अच्छे से अच्छे समझा भी सकेंगे उससे, ठीक है। तो डेली आपके लिए क्लास होती रहेगी इसी तरह। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।